दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम लाइव आएँ या फिर कोई वीडियो डालें तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम पर्यावरण की सीरीज़ के अंतर्गत आज ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, इन सभी के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी आज जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहली स्लाइड में लिख रखा है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होता है, एक एक बात समझेंगे, है ना, और बिल्कुल ध्यान से समझना है दोस्तों। और आज के शाम का जो टेस्ट है वो इसी के आधार पर होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक बार में ही आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखोगे तो एक बार में याद हो जाएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आपको बता दूं, इसको हिंदी में वैश्विक तापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में वैश्विक तापन भी बोलते हैं। तो कई बार कभी शब्द ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या बोल रहे हैं कि सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होता है। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो पृथ्वी का जो भी औसत तापमान है ना, उसमें वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। वार्मिंग यानी गर्म होना एक प्रकार से, है ना। तो यानी कि पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब बात आती है कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत सारी किताबों में 15 डिग्री सेल्सियस भी बता रखा है, तो आप दोनों याद रखना, 14 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। दोनों आंसर आपके सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। और जब इस औसत तापमान में वृद्धि होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ऐसे बढ़ता ही रहता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी? ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंपल सा है कि ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या बोल रहे हैं कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी के सतह के करीब, जो क्षोभ मंडल मैंने फिर कल ही बताया था आपको, कल वाले वीडियो में, कि सबसे नीचे जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, है ना। इस प्रकार से आगे ऊपर मंडल रहते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है। ये 5 मंडल। तो क्या बोल रहा है, जो सबसे नीचे वाला जो मंडल है, क्या नाम है उसका? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में पृथ्वी के सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर वही बात है जो पहले मैंने ऊपर बताई आपको। सिंपल सा मतलब है कि जो पृथ्वी का जो नीचे वाला जो मंडल है, कौन सा? क्षोभ मंडल, उसके जो औसत तापमान में वृद्धि होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या भूमंडलीय तापन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में भी परिवर्तन आता है। यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्तों, तो वैश्विक की जो जलवायु है ना, ये जलवायु वाला चैप्टर अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन के जो होने का कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है एक प्रकार से, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का तापमान जब बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के रूप ले लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक मैंने चित्र भी दे दिया है कि ये पृथ्वी का क्या हो रही है? गर्म हो रही है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी पृथ्वी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पृथ्वी के जो औसत तापमान है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अब एक और चीज़ है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये क्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव आपने नाम सुना होगा, इसको हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। तो दोस्तों, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सबसे मेन बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सी प्रक्रिया है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। सिंपल सा है दोस्तों, सिंपल शब्दों में बोलूँ मैं तो सिंपल सा ये है कि कुछ गैसें रहती हैं वायुमंडल में, जो क्या करती हैं, किसी भी ग्रह के, जैसे अपना पृथ्वी एक ग्रह है, उसके क्या करती है, उसके वातावरण में क्या करेगी, उसके वातावरण में जो तापमान होता है उसको बढ़ाने का काम करती है एक प्रकार से। ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? तो क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि ये गैसें क्या करती हैं, उसके वातावरण को मतलब उसका जो तापमान है उसको बढ़ाने का काम करती है। और इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन आदि आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इनके आपको पूछ लें कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल वाष्प और मीथेन, ये है ना। और भी है लेकिन ये मुख्य रूप से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको?
तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, एक बार सुन लिया आप। सिंपल सा है दोस्तों, होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, जलवाष्प हो गई, ये क्या करती है, पृथ्वी से थोड़ी ऊपर जा करके यानी वायुमंडल में एक अपनी परत बना लेती है। आपने पहले पढ़ा होगा कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जो गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये पृथ्वी से थोड़ा ऊपर क्या करती है, वहाँ जा करके अपनी एक परत बना लेती है। जो ये परत क्या करती है, एक कंबल नुमा परत बनती है ना। और ये परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको अंदर तो आने देती है, यानी कि जब सूर्य से जो किरणें आती है ना, वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती है, तो लघु तरंग दैर्घ्य को अंदर तो आने देती है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी से जब वापस वो ऊपर जाती है तो वो फिर दीर्घ तरंग दैर्घ्य बन जाती है, और वो परत क्या करती है, इनको ऊपर जाने से रोकती है। तो पृथ्वी और उस परत के बीच का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसे अपन बोलेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार पुनः समझाऊं सिंपल के शब्दों में, फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सुनेंगे। होता क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, कि सबसे नीचे पृथ्वी है और पृथ्वी का एक वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जो गैसें हैं, कौन सी, हरित गृह गैसें, ये क्या करती है, अपनी एक परत बना लेती है ना। और ये परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो बहुत सारी जो किरणें हैं उसमें से जो क्या है, लघु तरंग दैर्घ्य है, उनको आने तो देती है, लेकिन जब ये पृथ्वी पर ये किरणें आती है तो ये बन जाती है दीर्घ तरंग दैर्घ्य, है ना। तो ये जब वापस जाती है तो उसको क्या करेगी, वो परत रोक लेती है। तो ये बीच का जो वातावरण है, यानी कि जो परत कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो कंबलनुमा परत बनी है वो, और जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है, और इसे अपन बोलते हैं एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, और यही एक प्रकार का ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहलाता है। दोस्तों समझ में आया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसें जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसें जो है ना, ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी गैसें हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन हो, ये जलवाष्प, ये क्या प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है और मानव भी इनको उत्पन्न करता है। तो क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो तो अपनी जो पृथ्वी है ये क्या रहने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि पृथ्वी पर इतना तापमान तो चाहिए, यानी कि 14-15 डिग्री सेल्सियस तापमान तो चाहिए अपने रहने के लिए। अगर आप सोचो, मतलब ऐसा बताते हैं कि अगर ये ग्रीन हाउस की प्रक्रिया नहीं होती और पृथ्वी गर्म नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक होता। तो दोस्तों आप सोचो, क्या -20 डिग्री सेल्सियस पर हम रह पाते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, कि सिंपल सा मतलब है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यही ग्रीन हाउस प्रभाव जब हमारे मानवीय क्रियाकलापों के कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो दिक्कत वाली बात है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखता है। यानी कि जो 14 डिग्री सेल्सियस जो रह रहा है ना पृथ्वी का तापमान, ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में, मैंने जो बात अभी बताई हुई आ गई है, कि ग्रीन हाउस गैसें अगर नहीं हो और इनकी अनुपस्थिति में पृथ्वी जो का औसत तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण अभी जो तापमान है वो 14-15 डिग्री के आसपास औसत के रूप में रहता है, लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो यही आपका जो तापमान है ये -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा। तो दोस्तों जो अगर आप अभी तक अगर ऐसा सोच रहे हैं बहुत सारे लोग कि ग्रीन हाउस प्रभाव गलत है, तो दोस्तों गलत नहीं है, ग्रीन हाउस प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका एक औसत से ज़्यादा होना दिक्कतदायी है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है एवं तापमान में वृद्धि करता है। दोस्तों यही तो महत्वपूर्ण दिक्कत है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है वो तो होना ही चाहिए और बिल्कुल सही है वो, लेकिन जब अपन मानव अपने क्रियाकलाप से जब उस ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं, यानी कि तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वह क्या है मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए समस्या करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, कभी पूछ ले तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और क्वेश्चन याद कर लेना साथ ही साथ कि प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कौन है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्लोबल
वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी है, तो वो है CO2। ठीक है, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको उम्मीद है मेरे को आप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हरित गृह। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ठंडे इलाके होते हैं उन ठंडे इलाकों में पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए या पेड़ पौधों को उगाने के लिए एक पूरा कांचनुमा एक घर बना दिया जाता है ना। आपने बिल्कुल सुना होगा ये। तो ये कांचनुमा घर क्या करता है, ये वही काम करता है जो पृथ्वी और जो अभी कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, यानी कि यहाँ भी हरित गृह प्रभाव होता है। कैसे, सिंपल सा है दोस्तों। हरित गृह में क्या होता है, देखो यहाँ पर पढ़ो कि हरित गृह एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं। सिंपल सी बात है, किससे बने रहते हैं, शीशों की दीवारों से बने होते हैं। जो क्या होता है, ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में इन हरित गृह का उपयोग पौधों को उगाने में किया जाता है। ये बात भी मैंने बता दी है ना। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। फिर इनमें बाहरी तापमान निम्न रहने के बावजूद भी हरित गृहों का तापमान में वृद्धि रहती है। इनकी सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पर आसपास जो तापमान है वो तापमान कैसा रहेगा दोस्तों, बहुत कम रहेगा, माइनस में भी हो सकता है। तो सोचो वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बढ़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो कि वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार का एक घर बना दिए जाते हैं, है ना, हरित गृह बना दिए जाते हैं। जो क्या करते हैं, वही क्रिया जो पृथ्वी कर रही थी, क्या कि सूर्य से आने वाली जो बहुत सारी जो किरणें हैं उसमें से जो लघु तरंगदैर्घ्य है उनको तो आने देती है, और फिर जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य हैं वो इस कांच के मकान से बाहर नहीं निकल पाती है, और इस कांच के मकान के अंदर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, यानी कि तापमान बढ़ जाता है ना। अंदर का जो वातावरण है या आवरण है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर पेड़ पौधे उग पाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि हरित गृह क्या है, ये ठंडे देशों में ये तकनीक अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2 एवं अन्य हरित गृह गैसें जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रहती हैं एवं यही हरित गृह की तरह कार्य करती है। ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दी, सिंपल सी बात है ना। ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ कि जो CO2 एवं जो अन्य हरित गृह गैसें हैं ये क्या करती हैं, पृथ्वी के जो आप देखेंगे जो वायुमंडल है उसमें जाकर के अपनी एक परत बना लेगी, और वो परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य को तो आने देगी, लेकिन जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य जो पृथ्वी से वापस जाएगी उसको बाहर नहीं जाने देती है। और पृथ्वी और इस कंबल वाला जो एरिया है या सतह है इसके बीच वाला क्या हो जाता है, बीच वाला जो आवरण है वो गर्म हो जाता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात वह सूर्य से आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य को तो आने देती हैं परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंगदैर्घ्य को बाहर जाने से रोकती है। मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी एवं हरित गृह गैसों के द्वारा बने हुए आवरण के बीच पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों मैं ये पूरा आपको समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कारण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई एग्जामों में जैसे जो UPSC MPPSC इसमें पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव या जो है इनके कारण क्या हो सकते हैं। तो देखो, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि। दोस्तों आपको सोचो, अगर ग्रीन हाउस गैसें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, इनमें अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। तो ये कारण हो सकता है। दूसरी बात, नगरीकरण। जब ज़्यादा नगरीकरण होगा तो क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे आप देखेंगे पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों जब ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि होगी तो आपको सोचो क्या करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, है ना, या ज़्यादा मकान बनाएंगे, ज़्यादा घर बनाएंगे, औद्योगिकरण करेंगे, नगरीकरण करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार से औद्योगिकरण भी है ना। प्रदूषण, जब ज़्यादा प्रदूषण होगा तो प्रदूषण भी क्या करेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाएगा। और वनों की हम कटाई करते हैं। देखो वन तो दोस्तों क्या होते हैं, वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वन क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वर्षा को बुलाते हैं, वर्षा कराते हैं, लेकिन हम उनको काट देते हैं, और यही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल से थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल इसमें चार्ट डाल दिया है कि विश्व में प्रमुख ग्रीन हाउस उत्पादक देश कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से देश है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें जो उत्पादित करता है वो है चीन, लगभग 30%। यानी कि विश्व में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है उसमें से 30% कौन करता है, अकेला चीन करता है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका जो कि 15%। याद रखने आसान होगी, पहला 30 फिर 15 और 15 का लगभग आधा आप कर सकते हो 7, है ना। तो 7 पे कौन है अपना भारत तीसरे नंबर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में। याद रखना, सबसे पहले नंबर पर चीन है जो कि 30% उत्पादन करता है, फिर अमेरिका है जो कि 15% उत्पादन करता है, फिर भारत है जो कि 7% करता है। ठीक है, और याद रखना अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्पादन में प्रथम है। प्रति व्यक्ति उत्पादन से मतलब क्या है, अगर वहाँ पर व्यक्ति लिया जाए, जैसे चीन 30% कर रहा है और अमेरिका 15% कर रहा है, लेकिन चीन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं,
चीन में आप देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन में है। तो चीन में ज़्यादा जनसंख्या है तो इतनी जनसंख्या होकर के 30% कर रही है, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा जनसंख्या नहीं है दोस्तों, है ना, फिर भी वहाँ पर 15% हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ी दिक्कत है ये। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये प्रति व्यक्ति गिने अपन कि एक व्यक्ति ज़्यादा कहाँ पर कर रहा है ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका आएगा। समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछ ले कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्पादक देश कौन सा है, तो वो अमेरिका है, और ओवरऑल कौन सा है, तो वो चीन है। ठीक है, और अपना भारत जो है तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आप देखेंगे प्रभाव, है ना। तो प्रभाव क्या हो रहा है, वही चीज़ें जो आपको समझ में आई है ना। तो प्रभाव में आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में आपको समझाऊंगा अगले टॉपिक में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा यह नहीं लूँगा मैं। ठीक है, अगला है ये जैव विविधता लिख दिया गया है, गलत हो गया है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर लेंगे। ये है जैव विविधता, क्या है, जैव विविधता, है ना, याद रखना दोस्तों। तो जैव विविधता में कमी हो रही है, बिल्कुल। जब ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं जैव विविधता का भी ह्रास होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, है ना, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे, और इससे समुद्र तल में भी वृद्धि होगी। जब ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर का जो जल है, बर्फ जो था वो जल के रूप में जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर भी क्या हो जाएगा, वृद्धि होने लग जाएगी, जिससे जो बहुत सारे जो द्वीप हैं दोस्तों, है ना, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो द्वीप के रूप में हैं, वो डूब भी सकते हैं, है ना। अगला बढ़ेंगे अपन, समुद्र तल में वृद्धि होगी तो वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगी, यानी वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत सारे रोग और भूखमरी की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, बाढ़, सूखा इत्यादि घटनाओं में भी वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल होगी दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें इसके प्रभाव के रूप में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उपाय। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा दोस्तों, जो कारण है अगर उन कारणों को सही कर दिया जाए तो उसका उपाय हो जाता है। फिर भी अपन देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होना पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको पूछें कि क्या ग्रीन हाउस प्रभाव सही है गलत, बिल्कुल जरूरी है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव, लेकिन उसका ज़्यादा होना दिक्कतदायी है। ठीक है, यानी कि बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अति जो होती है वो सभी जगह गलत होती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होना पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मानव अपने लाभ के लिए ऐसे कई क्रियाकलाप करता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव की मात्रा बढ़ रही है, जो कि मानव एवं सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। अतः हम निम्न उपाय करके ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हैं वो तो होना चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे क्रियाकलाप कर रहा है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और यह बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। तो अपन क्या उपाय कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपाय लिख दिए हैं, जैसे कि आप कर सकते हो वृक्षारोपण। जब वृक्षारोपण करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है उसको में अगर कमी कर दी जाए तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है इसका उपाय। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनमें ज़्यादा क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है इनका, तो इनमें कमी करके भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगला है विभिन्न प्रदूषण जो होते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया, है ना, ध्वनि प्रदूषण, इनमें कमी करके भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है बिल्कुल आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, किस कारण से हो रहा है ना, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या कारण है, इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों,